नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आजीविका के बारे में। आज का हमारा विषय आजीविका पर विचार है। क्योंकि आजीविका पर जब हम विचार करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये कहलाता है दसम भाव। सबसे पहले हम इस पर दृष्टि डालते हैं। ये दसवां भाव, ये हमारे कर्म का भाव है कि हम कैसा कर्म करेंगे, कहाँ कर्म करेंगे हमारा। और ये सातवां भाव है, ये व्यवसाय की ओर संकेत करता है। ठीक है, इससे अपन नौकरी भी देखते हैं और इससे अपन व्यवसाय देखते हैं। ठीक ना। तो ये दसवां भाव हो गया और ये सातवां भाव हो गया। फिर अपन पंचम भाव पर भी नजर डालते हैं। फिर अपन एकादश भाव पर भी विचार डालते हैं। पंचम भाव क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का भाव है। हमारी जो बुद्धि है वो किस ओर जा रही है, उसे क्या पसंद है बुद्धि को, अपन उसी दिशा में काम करना कई लोग चाहते हैं, जिस दिशा में उनका दिमाग काम करता है। कई बार हमारी बुद्धि कुछ और है लेकिन हमारा दसवां भाव कुछ और बोल रहा है, हमारा सातवां भाव कुछ और बोल रहा है। हम पढ़ाई कुछ और किए हैं लेकिन फिर भी हमें कहीं दूसरी दिशा में जाना पड़ता है, दूसरी जगह काम करना पड़ता है। एकादश भाव कि आपको लाभ कहाँ से लिखा हुआ है, किस क्षेत्र से आपको लाभ लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हम आजीविका का विचार करते हैं। और इसके बाद होता है नक्षत्र कि हमने किस नक्षत्र में जन्म लिया है, उस नक्षत्र का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारी बुद्धि वैसी काम करती है हमारे नक्षत्र के अनुसार कि जिस नक्षत्र में हमने जन्म लिया है वो नक्षत्र भी हमें किसी न किसी एक विशेष क्षेत्र की ओर धकेलते हैं और संकेत करते हैं कि आप इस दिशा में जाइए, हमारी रुचि उस ओर जागृत होती है। तो आज हम इन भावों की चर्चा ना करके आज हम नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है, तो हम एक एक दो करके हम नक्षत्रों पर चर्चा करेंगे कि हमें कौन सा नक्षत्र किस कैरियर की ओर हमें ले जाना चाहता है, किस दिशा में हमारी रुचि को ले जाना चाहता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो विषय है वो आजीविका विचार है। आज हम देखेंगे कि नक्षत्रों के आधार पर हमारी आजीविका क्या होगी, हम किस प्रकार आजीविका का चयन कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं वहां पर आजीविका की होंगी। तो अब यहां देखते हैं अपन, सबसे जो पहला नक्षत्र होता है अश्विनी होता है। ठीक है, 27 नक्षत्र, 27 मूल नक्षत्र हैं, 28वां नक्षत्र पे अपन अभिजीत को छोड़ देते हैं। जो सबसे पहला नक्षत्र है वो क्या है? अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है, इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो कौन है? केतु है। तो अब इस नक्षत्र का जो स्वामी केतु है, ये भी हमें कहीं ना कहीं संकेत करेगा कि भाई आप इस दिशा में काम करो, इस दिशा में जाओ, इस दिशा में आपकी रुचि होगी। कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट उस दिशा में होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। अब इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु है। इस हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण किस राशि में पड़ते हैं? मेष राशि में पड़ते हैं। तो इसके जो चारों चरण हैं, चारों चरण वो किस राशि में पड़ेंगे? मेष राशि में पड़ेंगे। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है और अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण किस में पड़ते हैं? मेष राशि में पड़ते हैं। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। राशि स्वामी कौन है? मंगल है। ठीक ना। अब आप देखिए, जिस बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा उसके ऊपर केतु का भी प्रभाव होगा, उसके ऊपर मंगल का भी प्रभाव होगा। केतु और मंगल दोनों ही उस बच्चे की मानसिकता कुछ इस तरह कर देंगे कि उसका जो रुझान है, उसकी जो रुचि है वो संबंधित ग्रहों के अनुसार होगी। केतु के अपने क्षेत्र हैं, मंगल के भी अपने क्षेत्र हैं, अपन देखेंगे आगे चलकर। और आगे एक और चीज है, नक्षत्र का देवता। नक्षत्र देवता, इस नक्षत्र का जो देवता है वो कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, ये जो अश्विनी कुमार है ये कौन है? ये देवताओं के डॉक्टर हैं, इन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके ये जो देवता हैं ये भी जातक के मन में एक विशेष क्षेत्र के प्रति रुचि पैदा करेंगे। ठीक ना। अपन ने इतना समझ लिया कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु है। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में पड़ते हैं और इस मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। और जो अश्विनी नक्षत्र का देवता है वो कौन है? अश्विनी कुमार है। अब देखिए, अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक के ऊपर केतु का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा और ये जो अश्विनी कुमार हैं इनका भी प्रभाव होगा। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार सूर्यपुत्र हैं और देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि केतु का, मंगल का और अश्विनी कुमार, इन तीनों का क्या प्रभाव जातक पर हो सकता है, जातक की रुचि किस दिशा में हो सकती है, किस क्षेत्र में हो सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब कार्य। कार्य देखते हैं, या रुचि अपन कहना चाहिए, रुचि भी कह सकते हैं, कार्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आर्मी या सेना। क्यों? क्योंकि राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल किस दिशा में ले जाएगा? उसकी रुचि किस दिशा में होगी? आर्मी की ओर होगी, सेना में भर्ती होने की होगी। उसका मन करेगा कि चलो यार सेना में भर्ती हो जाएं। सेना में भर्ती नहीं हो पा रहा है तो किसमें? पुलिस, या पुलिस की तरह वर्दी वाली कोई नौकरी जिसमें वर्दी हो, है ना। तो आर्मी हो गया, पुलिस हो गया। फिर तीसरा है डॉक्टर। ये दोनों मंगल के हैं। मंगल जो है आर्मी में, पुलिस में जो है भेजता है। ठीक है, फिर डॉक्टर। डॉक्टर क्यों? क्योंकि जो इनके देवता है वो कौन है? अश्विनी कुमार हैं। और अश्विनी कुमार क्या असर दिखाएंगे अपना, कि वो व्यक्ति का रुझान डॉक्टरी फील्ड में ले जाएंगे, है ना। बच्चे का रुझान किस ओर होगा? वो इस मेडिकल फील्ड में हो सकता है उसका रुझान। अब वो डॉक्टर भी बन सकता है, या उस फील्ड में बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो वो कर सकता है। ठीक है ना। आर्मी, पुलिस, डॉक्टर। एक और है जो केतु का क्षेत्र है, उसे कहते हैं अपन केतु जासूस। ये केतु का फील्ड है। ये केतु का काम क्या है? जासूसी करना। तो ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है वो जासूसी में भी हो सकती है। ठीक है, जब आर्मी और पुलिस की बात आई है तो अपन क्या, इसमें कोर्ट भी होता है और जेल, इसको भी शामिल कर लेते हैं अपन, कि व्यक्ति की रुचि कहाँ होगी। हो सकता है वो कोर्ट में नौकरी करता हो सकता है वो जेल में नौकरी करता हो सकता है वो जेल गया भी हो। किसी न किसी तरह से उसका संबंध कोर्ट से, जेल से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक बहुत बड़ा डॉन हो। डॉन का मतलब कौन होता है? अपराधियों का मुखिया, अपराधियों का सरगना। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और केतु जो है यदि प्रभाव डालेंगे और बाकी कुंडलियों की ग्रह स्थिति भी यदि इस तरह की है तो निश्चित रूप से वो डॉन बन सकता है। फिर अपन देखते हैं उसका संबंध, उसकी रुचि मशीनरी, उसकी रुचि मशीनों में हो सकती है। आपने देखा होगा छोटे से बच्चे को वो रेडियो लेगा, पुराने समय में के जो रेडियो हैं वो लेगा, या आज के समय की कुछ मशीनें हैं वो उन्हीं को जोड़ने तोड़ने लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करने लगेगा। तो आपको लगेगा ही, तो लगता है पूर्व जन्म में कुछ था, इंजीनियर था या मैकेनिक था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव इस तरह से रहता है कि बचपन से ही उसकी रुचि मशीनरी की तरफ हमें दिखने लगती है। ऐसी जातक जो है रेलवे में जा सकते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इस नक्षत्र के ही प्रभाव से ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति रेलवे में भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षक और ज्योतिषी भी हो सकता है। अश्विनी कुमार की वजह से, इनके देवता अश्विनी कुमार हैं, है ना। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, तो शिक्षा का काम, ज्योतिषी का काम, डॉक्टर का काम, ठीक है, ये अश्विनी कुमार की वजह से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति उस दिशा में जा सकता है। फिर है घोड़े का व्यापारी बन सकता है ऐसा व्यक्ति, घोड़े का व्यापारी बन सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कसाई भी बन सकता है। हमने कहा कि जब डॉन बन सकता है, मंगल और केतु के प्रभाव के कारण क्या डॉन बन सकता है, तो निश्चित रूप से कसाई भी बन सकता है। ठीक है, वो अन्य ग्रहों स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन अपन जो नक्षत्रों के आधार पर देख रहे हैं वो हमें ये इशारा कर रहे हैं। दूसरा है वो भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता क्या होता है? भूमि के अंदर पाई जाने वाली चीजों की जानकारी रखने वाला। ठीक है, तो जैसे माइंस वगैरह हैं या भूगोल से संबंधित है ना। भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उनसे संबंधित काम कर सकता है वह। फिर अपन देखते हैं इसमें कि कोई भी ऐसे काम जो अभी तो केवल मेन लिखे हैं, मंगल और केतु से संबंधित काम और अश्विनी कुमार से संबंधित जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर इस नक्षत्र में देखने को मिलती हैं। एक और होता है संग्रहालय।
म्यूजियम कहते हैं इसको अपन, है ना। वो इसकी जो रुचि है वो पुरानी चीज़ों में भी हो सकती है, जैसे म्यूजियम में जैसे पुरानी चीज़ें रखी होती हैं तो कहीं ना कहीं जातक की रुचि इन पुरानी चीज़ों में हो सकती है। हो सकता है वो वहाँ पर काम करे, है ना। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इनमें रुचि रखता हो, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का, म्यूजियम देखने का शौकीन हो, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो इस नक्षत्र से, अश्विनी नक्षत्र से हम इन चीज़ों पर आजीविका विचार कर सकते हैं। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इसकी जो प्रकृति है, अश्विनी नक्षत्र की जो प्रकृति है वो कैसी है। क्योंकि मंगल आ रहा है और केतु भी इसके आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसकी जो प्रकृति है वो तामसिक प्रकृति है, तामसिक प्रकृति है। मंगल के पास यदि 100% एनर्जी है तो मंगल की तुलना में 50% एनर्जी केतु की होती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो है बहुत ऊर्जावान होते हैं, मंगल और केतु के कारण बहुत ऊर्जावान होते हैं और इनकी प्रकृति तामसिक होती है। क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा के कारण इनको क्रोध भी आ सकता है, इन्हें केवल एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। यदि हम इनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे दें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी भटक गए ये अपने रास्ते से तो वो इनकी ऊर्जा गलत रास्ते पर जा सकती है, गलत दिशा में जा सकती है, जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं, परिवार के लिए नुकसानदायक होगी। फिर अपन देखते हैं अब करें क्या। क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र है ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। यदि किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो निश्चित रूप से वह किसमें हुआ है, मूल में पैदा हुआ है। तो जब भी बच्चा जो है मूल में पैदा हो या अश्विनी नक्षत्र में पैदा हो तो आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है मूल की शांति करवा लें ना। आपके आसपास जो भी विद्वान हैं आप उनसे संपर्क करके मूल की शांति निश्चित रूप से करवा लीजिएगा। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, इसका पहला चरण बहुत ही नुकसानदायक होता है, बाकी 3 चरण में उतनी दिक्कत नहीं है, उतनी समस्याएं यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन यदि पहले चरण में हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है मूल की शांति करवाएं। तो आज का हमारा जो विषय था वो आजीविका विचार, अश्विनी नक्षत्र को लेकर आजीविका विचार पर था। आगे आने वाले समय में हम नक्षत्रों पर ही आधारित कई तरह के वीडियो बनाएंगे। हमें 27 नक्षत्र पूरे करने हैं, 27 नक्षत्रों के बारे में हमें विचार करना है। तो हम आगे आने वाले समय में हम बाकी के नक्षत्र देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।